नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार महाभियोग के प्रहार से नहीं बच पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ट्रंप की ही पार्टी के 10 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, यानी उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट किया है, जिसके बाद अब ये लगने लगा है कि बहुमत वाले सेनेट में भी कहीं ट्रंप महाभियोग से बचने में नाकाम हो जाएंगे। Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week. डोनाल्ड ट्रंप का ये दाव भी बेकार गया। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इसी के साथ इतिहास बनाने की राह पर चल पड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। महाभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत थी। देखिए, ट्रंप के महाभियोग पर हस्ताक्षर करने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैंसी पेलोसी पर किन लफ्जों में हमला बोला। पेलोसी ने ट्रंप को अपने देश के लिए खतरा तक बता दिया। Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again, we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. प्रतिनिधि सभा में महाभियोग पर मुहर लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। खास बात यह है कि पिछली बार उन्हें अपनी पार्टी का पूरा साथ मिला था, लेकिन इस बार उन्हीं की पार्टी के 10 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया। रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ यानी महाभियोग के पक्ष में मत दिया। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर 2 बार महाभियोग चला हो। पिछले साल भी उन पर महाभियोग चला था, यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने के सिलसिले में। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट डाले, यानी 6 जनवरी को अमेरिकी संसद के बाहर और भीतर जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंसा में 4 लोग मारे भी गए थे और ट्रंप पर हिंसा को उकसाने का आरोप लगा था। उसी आरोप को लेकर ट्रंप पर ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि महाभियोग पर वोटिंग से पहले ट्रंप ने 5 मिनट का वीडियो संदेश जारी कर एक बार फिर खुद को इस मामले से बरी करने की कोशिश की। Goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. सवाल उठता है कि अब आगे क्या? प्रतिनिधि सभा से महाभियोग प्रस्ताव पास होने का क्या मतलब है? क्या ट्रंप को अब व्हाइट हाउस छोड़ना होगा? क्या 20 जनवरी को जो बाइडेन की ताजपोशी से पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेआबरू होकर रुखसत होना पड़ेगा? तो इसका जवाब सुन लीजिए। दरअसल ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेदखल करने का ये पहला बड़ा कदम है। अब महाभियोग प्रस्ताव पर सीनेट में मतदान होगा। अगर सीनेट भी महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगा देती है तो ट्रंप को तय समय से पहले ही राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी सुबह की चर्चा रहने वाली है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय जैन बुटोरिया जी मौजूद हैं, आप मेंबर हैं नेशनल फाइनेंस कमेटी के और बाइडेन समर्थक हैं। पुनीत आहलूवालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन वर्जीनिया से। और इसके अलावा हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब जुड़ गए हैं, आप पूर्व राजदूत हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जैन बुटोरिया जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो मुहर लग गई है आगे, लेकिन सवाल ये कि सेनेट में क्या होगा? अब तस्वीर तो वहां से तय होगी आगे की। बिल्कुल, आज आपने जैसे देखा कि 10 रिपब्लिकन और बाकी डेमोक्रेट्स मिला के जो ट्रंप को इम्पीच करने का निर्णय लिया है और
क्राउड को उकसाने का और विद्रोह करने का प्रयत्न करके और वायलेंस जो हुआ कैपिटल उसके लिए, तो उसको जवाबदेही ठहराते हुए ट्रंप को ये निर्णय लिया गया है। हालांकि सेनेट में अभी 1 वीक बचा है ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने में, और एक वीक के भीतर सेनेट से कोई डिसीजन होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि टाइम कम है। लेकिन ये तय है कि ट्रंप का सूर्यास्त हो चुका और एक नए सूर्योदय का, नए अमेरिका का सूर्य उदय हो रहा है। और जो प्रेसिडेंट बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या बहुमत जुटा पाएंगे सेनेट में? देखिए, मिच मैकोनल ने अभी तक जो मीडिया में इंडिकेशन दिया है कि वो भी इस इम्पीचमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहना अर्ली होगा कि हमें जितने वोट चाहिए, पूरे 67 वोट जो चाहिए सेनेट में, वो होंगे या नहीं होंगे, ये कहना अर्ली है। बट एक चीज क्लियर है कि अगर 50% भी वोट होते हैं तो ट्रंप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं आगे फ्यूचर में, वो की एक बहुत अच्छी बात होगी। जो ये दुनिया के लिए खतरा है वो एक चीज हो जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होने बाकी हैं, क्या क्या निकल के आता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से, वो काफी बाकी है। पुनीत आलूवाला जी, What is your question precisely? देखिए, जो परिस्थिति अभी दिखाई देती है, जो कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो एक तरफ, लेकिन क्या सेनेट में मोहर लग पाएगी? बिल्कुल नहीं जी, वेरी अनलाइकली। एक हफ्ता रह गया और उसके बाद आई थिंक जो मेरा सुझाव होगा कि अगर कंट्री को आपने यूनाइट करना है तो ये डिवाइसिव पॉलिसी छोड़े और एक क्रिएटिव काम करें, जो कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत मुश्किल से होता है। ये सेकंड टाइम इम्पीचमेंट कर रहे हैं, पहले भी इट वाज अ शैम इम्पीचमेंट, नाउ अगेन इनसे क्या कहते हैं, कोविड क्राइसिस में बिल तो पास हुए नहीं इन अर्जेंसी, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो आप ही के 10 सांसदों ने जो है वो ट्रंप के खिलाफ वोट किया, आप ही के 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। बिल्कुल मॉरली राइट, जो हुआ गलत हुआ, उसके लिए इट्स डिसग्रेसफुल, डिसअपॉइंटिंग, ये नहीं होना चाहिए था। वी एज अ party which believes and supports men and women in blue, especially we believe in law and order, rule of law, individual liberty। ये गलत हुआ जो हुआ, और हम as a Republican, as a proud Republican, ऐसे जो हमने किया गलत किया, पर उसका ये भी मतलब नहीं है कि कंट्री को आप डिवाइसिव पाथ में लेके चले। आप 6 महीने से दंगे फसाद कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टलैंड ऑरेगन में हो, चाहे वॉशिंगटन डीसी में हो, चाहे रिचमंड में हो, आप उसको तो कुछ नहीं, आप यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट इशू जो एंटीफा ने और क्या कहते हैं BLM मूवमेंट ने किया, और साथ ही साथ आपने पूरी इकोनॉमी को चोक करके रखा हुआ है, सो दैट द डिसअपॉइंटमेंट जो हमारी जो अमेरिकन की डिसअपॉइंटमेंट है, इट कम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द लीडरशिप। सो दिस इज ऑल। पुनीत आलूवाला जी, अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा झंडा बरदार अमेरिका, जो पूरी दुनिया को सीख देता रहा है अलग अलग मसलों पर, मामलों पर, अगर वो खुद ऐसी परिस्थिति से वो देश चूक गया और जिनकी लीडरशिप में चूक गया, तो सारे सवाल और ये पूरी कार्रवाई तो उसी वजह से हो रही है ना। खैर, मैं लौटती हूँ आपके पास। गीता मोहन भी हमारे साथ आ गई हैं। गीता, जो परिस्थिति अभी अमेरिका में दिखाई दे रही है, सेनेट से क्या होगा, अब निगाहें इस बात पर हैं, लेकिन ये 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसी के आगे का एक सवाल ये कि अगर 20 तारीख गुजर भी जाती है तो क्या उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन हो सकता है महाभियोग के मद्देनजर? मीनाक्षी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें और उनका सुने तो ये तो एक तरफ जो ये Jan 20 का डेडलाइन है, वो डेडलाइन ऐसे खास कोई डेडलाइन नहीं है। जो 5 दिन बचे हैं, जो 7 दिन बचे हैं, उसमें अगर सेनेट में ये प्रस्ताव मूव होता है तो 2/3 की मेजॉरिटी की ज़रूरत ज़रूर है। अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इतने रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स की तरफ इम्पीचमेंट मूव में अपना हामी भरेंगे, तो कहीं ना कहीं नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अगर 20 जनवरी का डेडलाइन ख़त्म भी हो जाता है तो पहले 100 दिन मीनाक्षी ऐसे रहेंगे जहां पर जो बाइडेन ट्रंप पर बिल्कुल फोकस नहीं करने वाले, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करेंगे। 100 दिन बाद सेनेट में फिर इस प्रस्ताव को लिया जाएगा, और अगर तब सपोर्ट बनता है तो तब भी वो इम्पीच हो सकते हैं। तो अभी डेमोक्रेट्स ये देखना चाहते हैं कि क्या उनके पास वो 2/3 मेजॉरिटी है कि वो बड़े कॉन्फिडेंटली सेनेट में ये प्रस्ताव को मूव करें या नहीं। गीता, कहीं एक परिस्थिति ऐसी तो नहीं बन रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उनकी पार्टी के भीतर से आ रहे हैं और जो विरोधी उन पर जिस तरह के हमले कर रहे हैं, कि उनको रोका जाए कि वो 2024 में भी कैंडिडेट हो पाएं या इलेक्शन लड़ पाएं? सिर्फ अभी की समस्या नहीं है। देखिए, ये तो बात सच है कि अगर
बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स के भीतर ही बहुत ही ज़्यादा रिफ्ट्स हो गए हैं। मीनाक्षी, जनवरी 6 से पहले अगर किसी भी रिपब्लिकन को पूछते तो ये काफ़ी नामुमकिन लगता कि वो जाकर डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हों या इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स में वोट करें। लेकिन जनवरी 6 के बाद रिपब्लिकन्स बिल्कुल हिल गए, काफ़ी सारे बहुत ही नाखुश और नाराज़ हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को यह हक होना भी चाहिए कि वो अपना पिच फिर से कर सके। तो अगर उसको रोकना चाहते हैं तो शायद काफ़ी सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स इम्पीचमेंट मोशन में के मूव को में हामी भर सकते हैं। लेकिन ये एक रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल वाला दौर है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ही बहुत ही मुसीबतों से के दौर से गुजरेगा अगर वो अपने ही सिटिंग प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दे। तो उनको सोचना होगा कि उनके पार्टी का क्या फ्यूचर रहेगा अगर वो इस मूव का साथ देते हैं। अशोक सजनहार जी, जिस तरफ अभी अमेरिका का राजनीतिक संकट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एक मोटे तौर पर परिस्थिति ये उभरती है कि नाराजगी एक तरफ, सांसदों के बयान जो ट्रंप के खिलाफ आ रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन क्या वो बयान और नाराजगी ट्रंप के खिलाफ सेनेट में वोट में तब्दील हो पाएगी? पहली बात। और दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं माइक पेंस साहब ने भी संशोधन 25 को लेकर तो सीधे सीधे खारिज कर दिया उन्होंने इस बात को। तो अगर इतनी नाराजगी है या इतनी परेशानियां हैं तो संशोधन 25 से दूरी क्यों? देखिए, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं मीनाक्षी, और इसमें देखिए पहली जो बात है, आपने कहा जो रिपब्लिकन्स की जो नाराजगी है ट्रंप साहब के साथ, क्या वो वोटों में तब्दील होगी सेनेट में? तो मेरा तो कंसिडर्ड व्यू है जो वो नहीं होगी। वो अभी भी वहां से देखिए मिच मैकॉनेल वो कह रहे हैं जो लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा है जो 10 रिपब्लिकन्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आ गए हैं, उनकी तरफ डेमोक्रेट्स के साथ किया है। मेरे विचार से डेमोक्रेट्स इससे थोड़े डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी जो ये वाला करीब 10 नहीं, करीब उससे ज्यादा 20 के आसपास ही आंकड़ा होता, तो इसीलिए थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी। परंतु ये जो बात हुई है ये भी तैश में बात हुई है, और आगे चलते हुए देखिए सेनेट में उनको चाहिए 50 जो उनके नंबर हैं, क्योंकि अभी मिच मैकॉनेल जो अभी लीडर है, सेनेट मेजॉरिटी लीडर है, उन्होंने कहा 19 तारीख को पहली मर्तबा वो इसको सेनेट को कन्वीन कर सकते हैं। तो ये आगे चलेगा। आगे चलते हुए इनको 17 और लोग चाहिए जो रिपब्लिकन से 2/3 मेजॉरिटी के लिए। वो मेरे विचार से बिल्कुल अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उनको एक तो वहां से कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे, और देखिए कन्विक्ट अगर नहीं होता है, जो अभी गीता बता रही थी, जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट्स हैं उसमें बिना कन्विक्शन के आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी राष्ट्रपति को या किसी और जज को, फेडरल जज को आपने डिस्क्वालीफाई करना है, जो ये वाला आप पद दोबारा से मत कर नहीं होल्ड करेंगे, नहीं कंटेस्ट करेंगे, तो बिना कन्विक्शन के आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे बहुत इसकी नामुमकिन ही लगता है जो ट्रंप साहब के विरुद्ध ऐसा होगा। और मेरे विचार से ये जो लोग कह रहे हैं जो इतने लोग आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी ट्रंप का बेस काफी ज्यादा है, और ये जो लोग हैं, ये जो रिपब्लिकन्स हैं, ये भी नहीं चाहेंगे जो ट्रंप के बेस को एकदम अपने से अलग कर दे। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो रिपब्लिकन्स को एज अ पार्टी भी सोचना है अपना भविष्य क्या है। अगर वो अपने ही प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देते हैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर इतना बड़ा दाग होगा, इतना बड़ा धब्बा होगा, जिसको धोने में वो बिल्कुल असमर्थ रहेंगे। तो इसीलिए पॉलिटिक्स को लेकर और अपने पार्टी के फ्यूचर को लेकर मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है जो इनके ऊपर ये 20 जनवरी के बाद भी अगर ये मुद्दा चलेगा तो इसके ऊपर उनको कन्विक्शन होगा, और सेनेट 2/3 मेजॉरिटी से उनके विरुद्ध काम तो लोकतांत्रिक छवि को, लोकतांत्रिक मूल्यों को जो नुकसान पहुंचा है, अब उस साख को बचाने के लिए या एक डैमेज कंट्रोल करने उसकी दिशा में आगे क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या भविष्य है, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। महाभियोग का वार झेल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने संसद पर हमले की निंदा वाला वीडियो जारी किया। उनके इस वीडियो से लग रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आज
जो कुछ भी हुआ उससे साफ हो गया है कि ट्रंप की राह आसान नहीं रहने वाली। I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country, and that once again, we honored our oath of office to protect and defend the Constitution of the United States. So help us God. तो आइए बढ़ाते हैं चर्चा को यहां से आगे। आशुतोष जी, देखिए जो बात यहां पर नैन्सी पेलोसी कह रही हैं, उनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट आता है तो क्या परिस्थिति ऐसी भी है कि ये सिर्फ अब डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी या सिर्फ कैपिटल हिल में जो हुआ, ट्रंप का भविष्य क्या होगा, इन सबसे आगे निकलकर बात अब अमेरिका की दुनिया भर में साख की हो गई है? क्या अमेरिका एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगा? देखिए, तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जब तक हम प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पद पर हैं तब तक उनको इम्पीच करके हटाना अब लगभग असंभव सा हो गया है। लेकिन अमेरिका के अंदर इस तरीके की परंपरा रही है कि पद से हटने के बाद भी इम्पीच किया जाता है, और कई ऐसे पूर्व अधिकारियों को और जजेस को इम्पीच किया जा चुका है। हालांकि अभी तक किसी राष्ट्रपति को इम्पीच नहीं किया गया। दूसरी बात, जो रिपब्लिकन पार्टी है इस वक्त पूरी तरीके से दबाव में है और जबरदस्त तरीके से उनके अंदर मतभेद है इस बात को लेके कि जो इंपीचमेंट है इस पर सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट न किया जाए। और इसका जो दबाव है ये दो तरीके का दबाव है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी के जो बड़े बड़े फंडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जायंट कंपनीज हैं, उनमें से बहुत सारी कंपनीज ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को फंड नहीं करेंगे। जैसे AT&T कंपनी है, कॉमकास्ट है, सिस्को है, मॉर्गन एंड स्टैनली है, वेरिजॉन है। इन लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पर कर दिया है और लगभग 147 ऐसे रिपब्लिकन्स की पहचान की है जिन्होंने राज्यों के अंदर जो कंफर्मेशन के खिलाफ वोट डाला था उस पे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम इनको फंड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक ऐसा फंडिंग का एक ग्रुप बना है जो $50 मिलियन इकट्ठा कर रहा है कि वो तमाम रिपब्लिकन्स जो इंपीचमेंट का या ट्रंप के साथ नहीं होंगे, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको हम मदद करेंगे। जो तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर रिपब्लिकन्स अभी थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति में है, वो ये है कि 70 से 80% लोग इस बात को मानते हैं कि जो वायलेंस हुआ है वो वायलेंस बहुत गलत हुआ है। लेकिन जब यह बात आती है क्या ट्रंप को इंपीच कर देना चाहिए, तो इस मसले पर वहां पर अभी इतना क्लियर कट डिवीजन है, इतना क्लियर कट डिवीजन नहीं है। जो CBS ने पोल किया है, जो पॉलिटिको ने पोल किया है, या क्विनिपियाक ने जो पोल किया है, उसमें 52 से 55% लोग ही जो हैं वो ट्रंप के इंपीचमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब वायलेंस के खिलाफ तो 2/3 से ज्यादा अमेरिकन उनके खिलाफ हैं, लेकिन जब ट्रंप को इंपीच करने की बात आती है इसका मतलब यह है कि उनका जो सामाजिक आधार है वो काफी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से बड़ी जायंट कंपनीज ने, और उनके एक बहुत बड़े फंडर जिनका नाम है सेल्डन एडल्सन, जिन्होंने पिछली बार $500 मिलियन का फंड किया था रिपब्लिकन्स का और बहुत लंबे समय तक फंड कर रहे हैं, ऐसे लोग अब ये कहने लगे कि इस तरीके से अगर रिपब्लिकन पार्टी चलती रही, इस तरीके से अगर आप वायलेंस को सपोर्ट करेंगे तो हमें अब आपके साथ खड़े होने बहुत दिक्कत होगी। और इसलिए जो टेड क्रूज जैसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके हाथों में तो खून जमा हुआ है, तो ये एक तरीके से स्पष्ट है कि इंपीचमेंट के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी आगे बढ़ रही है, ज्यादातर लोगों को उसको सपोर्ट है, लेकिन अभी भी ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है वो इंटैक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा सेंध नहीं लगी है। ठीक है, पुनीत अहलूवालिया जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आशुतोष जी ने उठाए हैं। जो नैतिक दबाव है वो एक जगह, लेकिन जो आपको फंड्स देने वाले लोग हैं, जो आर्थिक दबाव पड़ेगा पार्टी के ऊपर, वो दूसरी जगह। रिपब्लिकन पार्टी अपने भविष्य को आगे किस तरह से देख रही है, ये एक सवाल बनता है। ये बहुत अच्छा त्रिवेदी जी ने बात कही कि जो कॉर्पोरेशंस हैं और बिग गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक पार्टी रिप्रेजेंट करती है वो अगेंस्ट ट्रंप है, और ट्रंप को 74 मिलियन वोट मिले थे, वो सारे अमेरिकन ने लिए थे, और वो भी 10 मिलियन ज्यादा थे जो पहले कभी रिपब्लिकन कैंडिडेट या प्रेसिडेंट को नहीं मिले। तो इससे ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉर्पोरेशंस हैं और बिग गवर्नमेंट है, इनमें एक सूझबूझ होगी है टू बेसिकली क्वेल द वॉइस, जो एक आवाज है, अमेरिकन आवाज जो लिबर्टी की है, उसको क्वेल करने के चक्कर में अब
माने ना माने, ट्रम्प साहब की अभी भी छवि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्ट्रांग है, और रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल जुड़ी हुई है। हमारे हर पार्टी में एज डेमोक्रेसी परफेक्शन नहीं होती है, तो एवरीबडी हैज अ राइट, एंड स्पेशली जो रिपब्लिकन पार्टी है इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक, कि एक इंसान अपनी डिसीजन खुद लेता है और वो जिस मामले में वो चलना चाहता है और जिस डायरेक्शन में चलना चाहता है वो चलते हैं। जो कैपिटल हिल में हुआ वो भी तो एक चैप्टर रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में जुड़ गया ना, कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी, आपकी पार्टी से प्रेसिडेंट थे, तो कैपिटल हिल पर एक ऐसा हमला हुआ जो इससे पहले कभी अमेरिका के इतिहास में नहीं देखा गया। अरे सबसे पहले हम रिपब्लिकन पार्टी ने ओनरशिप ली है और मॉरल हाई ग्राउंड लिया है कि जो हुआ ये गलत हुआ और ये होना नहीं चाहिए था, और जो भी पुलिस वालों के साथ हुआ बिल्कुल गलत है, एंड वी कंडोल इट एंड वी बेसिकली कंडोन इट एंड कंडोलेंसेस उनकी फैमिली को। बट सबसे पहले जो ये 6 महीने से जो दंगा, जो राइटिंग लूटिंग हो रही है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहीं कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जितने लोगों के ऑफिसेज बिजनेसेस जलाए गए, तोड़े गए, जो कोविड के माध्यम से जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं उन्होंने सारे बिजनेसेस को चोक रखा हुआ है, ठीक है। अब लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब उनके बाद 70% ऑफ रिपब्लिकन्स एंड 30% डेमोक्रेट्स जॉर्जिया इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि इस इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, देयर इज इम्परफेक्शन, देयर आर इरेगुलरिटीज, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसका एडवांटेज लिया है। तो अब इमेजिन करें, जब इतने क्षमता में लोग इस इलेक्शन आउटकम से परेशान थे और फ्रस्ट्रेटेड थे और डिसअपॉइंटेड थे, और साथ साथ जब उन्हें लगा कि इसमें फ्रॉड भी है, तो जवाब दीजिए। वो तो अभी भी ये कह रहे बात है कि जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है उसमें धांधलेबाजी हुई है, और इसी वजह से ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति जो बनी है वहां पर, और कैपिटल हिल उसी की वजह से ये हमला दिखाई दिया। अजय जी। हाँ जी, नहीं तो ये जो कह रहे हैं आप, ये देख लीजिए कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। सिर्फ इम्पीचमेंट ही नहीं बल्कि ये भी है कि अब रिपब्लिकन पार्टी अपने भविष्य का को कौन सी दिशा में जाए वो तय कर रही है। रिपब्लिकन लीडर जो है, रनिंग फॉर ऑफिस, मेजोरिटी ऑफ रिपब्लिकन लीडर जो है अब ये तय कर रहे हैं कि अब ट्रंप को छोड़ के उन्हें अपनी पार्टी की दिशा तय करनी है, क्योंकि ये जो वायलेंस है वो रिपब्लिकन के लीडरशिप सपोर्ट नहीं करती है। जो बाइडेन साहब जब सत्ता संभालेंगे तो क्या वो इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन हो? जो बाइडेन का भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि देश को यूनाइट करे, देश को हील करे, देश के इकोनॉमी को रिवाइव करे। जब हो रही तो कैसे यूनाइट करोगे आप? कंट्री के जो लीडरशिप है पूरे देश में उसको रिस्टोर करें और कोविड वैक्सीन से ये करें। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि सारे देश को जो सभी की बात, सभी को साथ में लाना, ये जो नफरत डोनाल्ड ट्रंप 4 साल से फैलाते आए हैं इसको पीछे करके आज अमेरिका का 1 वीक के बाद में एक नया सूर्योदय होगा और एक नई दिशा बनेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो परिस्थितियां अमेरिका में देखी गई, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के बहुत मॉरल हाई ग्राउंड्स की बात करता है वहां ऐसा होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या अब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी प्रक्रियाओं के मामले में सीख लेने की, सबक लेने की जरूरत है? देखिए, जो कुछ अमेरिका में हुआ, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आशुतोष जी की बात कही जाती है, उस बात से कुछ करते हुए वायलेंस हुई है और उसका ट्रंप के साथ संबंध है, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि हिंसा और ट्रंप ये दोनों एक साथ हैं। हिंसा या ट्रंप से कोई और बात भी है। जैसे हम लोग और ऐसा हो गया कि कैपिटल हिल ही चले गए। ऐसा तो कभी हमारे यहाँ भी नहीं होता था कि संसद में चले गए। और तो और अब बताइए, नैन्सी पेलोसी जी ने ये कहा है कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति चुन आ सकता है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो अमेरिका को अपनी व्यवस्था के बारे में गंभीरता और उस खतरे को लेकर यदि यह इम्पीचमेंट होता है नहीं होता, जैसा कि अभी अशोक सज्जनहार जी और आशुतोष जी ने किया कि व्यवहारिक दृष्टि से बहुत मुश्किल लग रहा है, परंतु यदि मान लीजिए हो या ना हो, इसका उद्देश्य यह है कि दोबारा ट्रंप चुनाव न लड़ सके। परंतु क्या वो विचारधारा दोबारा आ पाएगी या नहीं, क्या उसको रोक पाएंगे? क्योंकि आज 7.5 करोड़ वोट एक तरफ है, 7.25 करोड़ एक तरफ है। 7.5 और 7.25 करोड़ की इस लड़ाई में अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि वो इस व्यवस्था से कैसे निकले, क्योंकि ऐसा तो बहुत कम देशों में होता है कि जहां चुना हुआ व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाए, और आज अमेरिका ये बात कह रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो कुछ अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में घटित हुआ है, आज से नहीं 8, 10, 12 वर्षों से कह रहा हूं, अमेरिका को एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता। जहां तक भारत की बात है,
तो मैं एक बात कहूंगा, हमारे यहां परंपरा से लोकतंत्र था, सदैव से। एक ही बात कहूंगा, चाहे किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे, ये दुनिया में जितनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यहां धार्मिक मामले में एक बार जो कह दिया गया, चू नहीं बोलना है, सिर्फ सुन लेना है। हमारे यहां धार्मिक मामले में भी शास्त्रार्थ होता था, टोटल लोकतंत्र था। जो विचार करना चाहे करिए, खुल के बोलिए, और उसके बाद आम सहमति से बात तय होती थी। विरोधी का भी सम्मान होता था। भगवान राम ने रावण का भी मृत्युशैया पे सम्मान किया था। तो मैं कह रहा हूं, एक हमारा एक अलग कल्चर था जिसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यहां पर कल्चर अलग प्रकार था, यूरोपियन एक्सटेंशन है। तो आज इनको आधुनिक वर्ल्ड में जो कुछ ये प्रतीक बने हुए थे, इनको बहुत गंभीरता सोचने की जरूरत है। फिर मैं लास्ट में कहूंगा, ये ट्रंप एक व्यक्ति नहीं है, जो आशुतोष जी ने कहा उससे थोड़ा मेल खाते हुए। ये ट्रंप एक विचार के प्रतीक है, और वो विचार और इम्पीचमेंट करने वाला विचार सिर्फ 7.5 और 7.25 के डिफरेंस पे खड़ा है। तो अब इनको अपने देश के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ और व्यवहारिकता के साथ आगे बढ़ना होगा। आशुतोष जी, देखिए, जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक विचार है। और इस विचार को लेकर इस वक्त अमेरिका के अंदर जबरदस्त मंथन चल रहा। मैं अभी पुनीत अहलुवालिया जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी का 2/3 हिस्सा है, वो पूरी तरीके से एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जी रहा है, वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी में जी रहा है, और वो डिल्यूजनल है इस वक्त। और इसी बात को लेकर जो रिपब्लिकन पार्टी के जो मिट रोमनी और दूसरे बड़े रिपब्लिकन लीडर हैं, वो इस वक्त गंभीरता के साथ सोच रहे हैं कि इस ट्रंपिज्म के साथ हमको रिपब्लिकन पार्टी को आगे लेकर चलना है, या हमको रिपब्लिकन पार्टी को री इन्वेंट करना है। क्योंकि अगर आज 4 साल के बाद अगर अमेरिका ने अपने आप को रिकरेक्ट किया है, तो गंभीर बात है। क्योंकि अमेरिका के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन ने फिलहाल ट्रंप का और उनकी हरकतों को सपोर्ट नहीं किया है। चाहे कोर्ट के अंदर उनके द्वारा अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उन्होंने भी ट्रंप की किसी पिटीशन को सपोर्ट नहीं किया। हर जगह से उनको मुंह की खानी पड़ी है। जो बार बार धांधली का आरोप पुनीत अहलुवालिया लगा रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी उनको स्वप्न से जागने की जरूरत है कि अमेरिका के अपने किसी भी अदालत ने किसी भी राज्य के अंदर धांधली की बात को स्वीकार नहीं किया। तो लिहाजा ये झूठ जो फैलाया गया ट्रंप के जरिए, ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं सुधांशु जी की इस बात से सहमत हूं कि अमेरिका को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस पावरफुल हैं, जिसकी कमी हमें हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है। हाँ, ऐसे लोग चुन लिए जाते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, लेकिन अगर वहां का समाज विकसित होता है तो अपने अंदर करेक्शन करता है, और अमेरिका ने कोर्स करेक्शन किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आशुतोष जी आपने उठाया है, अमेरिकी समाज की बात और जिस विचार और व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। अशोक सज्जनहार जी, मैं आपसे इस पर एक कमेंट चाहूंगी। देखिए, भारत के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो राजनीति में शुचिता, साफ छवि बहुत मायने रखती है। बल्कि उसे इस तरह से कहा जाएगा कि पहली सीढ़ी वही होती है जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है, उसे कम से कम एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखा जाता है, या अपने आप हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये उसमें एक अहम पैमाना है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में वहां का समाज आज की तारीख में कैसे ये तय कर रहा है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा? डोनाल्ड ट्रंप विवादों में रहे, जिस तरह की पॉलिसीज वो लेकर आए वो सवालों में रही। इसके अलावा कई ऐसे मामलों में नैन्सी पॉलिसी कह रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहां का समाज किस आधार पर तय कर रहा है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा? और ऐसे ही मामले जो बाइडेन के ऊपर भी हैं। देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए मीनाक्षी, 2 चीजें हैं। एक, अगर नैन्सी पेलोसी की बात हम मानते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो देखिए उनका जो लोकतंत्र के ऊपर जो वो उस अपनी जो पोजीशन पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति की पोजीशन पर, वो केवल 7 दिन और हैं। तो इसीलिए, और ये भी अगर आप उनको इम्पीच करते हैं, देखिए आप उनको 7 दिन में नहीं हटा सकते हैं। 7 दिन के बाद 20 तारीख को, तो 6 दिन के बाद वो एकदम चले जाएंगे। तो इसीलिए उनका ये जो तर्क है, जो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसीलिए हम उनके ऊपर महाभियोग करते हैं, और उनको एक दिन भी वहां पर रहना वो ठीक नहीं होगा। तो उसको, इस महाभियोग से उनको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात देखिए, पूरा वहां पर जो अमेरिका में डाउन द मिडल जिसे कहते हैं ना, फ्रैक्चर्ड पॉलिटी है, डिवाइसिवनेस है, पोलराइजेशन है। और मैं ये कहूंगा जो ये देन ट्रंप साहब की नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। और कुछ जो पॉलिसीज हैं जो मिस्टर ट्रंप की है, वो उनसे और थोड़ा सा डिवाइसिवनेस ज्यादा बड़ा है, परंतु डिवाइसिवनेस पहले भी था। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जो इसके बाद, वो ठीक है जो सुधांशु जी ने कहा, जो 75 मिलियन लोगों ने वोट किया है, जो कि पहले सबसे ज्यादा 64 मिलियन मिले थे, उससे भी ज्यादा अब इनको मिले हैं। परंतु ये जो हादसा हुआ है 6 जनवरी का,
ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव रहा है, क्योंकि न केवल बिग बिजनेस ने परंतु और भी जो वहां पर भावना है पूरे देश में उनके थोड़ा विरुद्ध हो गई है। तो अब ये नहीं, ये देखना होगा जो इस 75 मिलियन में कितने लोग उनके साथ रहते हैं इस हादसे के बाद भी, परंतु फिर भी एक बड़ा चंक मेरे विचार से उनके साथ रहेगा। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए उनकी काफी पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसका की फायदा हुआ है लोगों को, और इसीलिए देखिए अगर ये कोविड-19 नहीं आता, पिछले साल 15 जनवरी को उन्होंने चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया था, अगर ये कोविड-19 नहीं होता तो ट्रंप को मेरे विचार से आगे ले जाने में, राष्ट्रपति दोबारा बनने में कोई वो शंका नहीं थी, कोई हिचकिटाहट नहीं होती। ये केवल कोविड-19 को वो डील नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हुई है। जो एक संकट दिखाई देता है, बिल्कुल सर समय की कमी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अलग अलग पक्ष और पहलू अमेरिका में जो राजनीतिक संकट चल रहा है उसकी तरफ रोशनी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अब आगे क्या होता है ये सवाल बना हुआ है, लेकिन सेनेट से अभी ये समझना होगा कि वहां पर क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतने वोट जुट पाते हैं जो महाभियोग पास करवा पाए, ये अब भविष्य में तय होगा, लेकिन उसके लिए समय बचा है कम। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।